नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी एमपी में हिट, केंद्र में फिट। जी, देश के दिल यानी मध्य प्रदेश से मोदी मंत्रिमंडल में 5 सांसदों को जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक को कैबिनेट मंत्री बनाया है, तो सावित्री ठाकुर और दुर्गा दास उइके केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी मंत्रिमंडल में प्रदेश से 2 आदिवासी चेहरों को जगह मिली हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो इन 5 चेहरों के जरिए पूरे प्रदेश को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। वहीं कांग्रेस 29 में से 5 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह देने पर बीजेपी पर तंज कस रही है। लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश से दलित आदिवासी चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह देने के क्या मायने हैं। क्या बीजेपी ने क्षेत्रीय, जातिगत और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मध्य प्रदेश से इन 5 चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, तो दुर्गा दास उइके और सावित्री ठाकुर ने राज्य मंत्री की। मोदी की टीम में इन 5 चेहरों को पहुंचाकर बीजेपी ने समूचे प्रदेश को साध लिया है। दरअसल बीजेपी ने इनके जरिए क्षेत्रीय, महिला प्रतिनिधित्व, जातिगत के साथ सामाजिक समीकरण साधने का प्रयास किया है। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि इन चेहरों को ही क्यों मंत्रिमंडल में जगह मिली। तो आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान मध्य भारत इलाके से आते हैं, लेकिन 4 बार के मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश भर के जननेता हैं, साथ ही प्रदेश का बड़ा ओबीसी चेहरा भी। तो 2020 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का तख्ता पलटकर बीजेपी को सत्ता में लाने के किंग मेकर रहे सिंधिया को भी जगह मिली। वो ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं, लेकिन पकड़ मालवांचल में भी है। सिंधिया भी ओबीसी वर्ग के हैं, लेकिन सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बुंदेलखंड इलाके से आते हैं, 8 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। बुंदेलखंड इलाके में दलित वर्ग का बड़ा चेहरा है। तो सावित्री ठाकुर मालवा निमाड़ से आदिवासी चेहरा, उनके जरिए मध्य प्रदेश से मोदी मंत्रिमंडल में महिला प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं दुर्गा दास उइके नर्मदा पट्टी से भी आदिवासी वर्ग को मोदी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। दुर्गा दास और सावित्री के सहारे फग्गन सिंह कुलस्ते को मंत्री नहीं बनाने की भरपाई की गई है। अब प्रदेश से 5 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर बीजेपी का क्या कहना है, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वर्ण इतिहास लिखा है। श्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में वो ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हो रहे हैं जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, उसके बाद तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण की है। सभी का ध्यान रखा गया। मध्य प्रदेश से भी 5 मंत्रीगणों को स्थान मिला, मंत्रिमंडल में 5 मंत्रीगणों को स्थान मिला है, और जिसमें कि 2 ओबीसी वर्ग से हैं और 2 एसटी वर्ग से हैं और 1 एससी वर्ग से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास स्पष्ट रूप से। बीजेपी का नजरिया इसको लेकर भले ही अलग हो, लेकिन कांग्रेस प्रदेश से 5 चेहरों को जगह देने पर बीजेपी पर हमलावर है। दरअसल कांग्रेस मांग कर रही थी कि प्रदेशवासियों ने सभी 29 सीटें बीजेपी को दी हैं, इसलिए यहां से ज्यादा सांसदों को मंत्री बनाया जाए। और अब 5 सांसद को मंत्री बनाने पर वो बीजेपी पर तंज कस रही है। देखिए, हम सभी नए बने हुए मंत्रियों को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और निवेदन करते हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकारों के लिए देश की सरकार में अपनी लड़ाई लड़ें।
जो हमारा पैसा रुका हुआ उसको दिलवाने का काम करें। जो नर्मदा जी के ऊपर लगातार की माँ नर्मदा हमारे यहाँ से बहती है, 80% हमारे यहाँ से निकलती है और उसके बाद जो पानी का बंटवारे में जो गुजरात ने हमारे साथ नुकसान कर रखा है, जो सरदार सरोवर की डैम की हाइट बढ़ा के मध्य प्रदेश के हकों का पे डाका डालने का काम कर रखा है, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश को एक विशेष पैकेज की जरूरत है, क्योंकि बीमारू राज्य के रूप में आज मध्य प्रदेश जाना जाता है, तो उनके अधिकारों के लिए काम करें। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह है, लेकिन सच ये भी है कि 2014 में मोदी मंत्रिमंडल में प्रदेश से 7 मंत्री थे तो 2019 में 6, लेकिन 2024 में प्रदेश से 5 मंत्री बनाकर बीजेपी ने जमावट इस तरह की है कि अगर विंध्य और महाकौशल से क्षेत्रीय जमावट को छोड़ दिया जाए तो फिर अन्य कोई समीकरण अछूता नहीं रह जाता। हालांकि अब किसको कौन सा विभाग मिलेगा ये भी जल्द साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत शुक्ला जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। और इस मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, जो मध्य प्रदेश को स्थान मिला, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, अभी जो 2014 की स्थिति थी, फिर उसके बाद जो 19 की स्थिति थी और अब तो 2024 की स्थिति है, तो उस मुकाबले में तो थोड़ा सा प्रतिनिधित्व कम मिला है। हो सकता है इस बात का थोड़ा सा संतोष जो है मध्य प्रदेश की जनता में भी हो, क्योंकि इस बार 29 की 29 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। और जो एक क्षेत्रीय समीकरण साधने की जो बात है, तो इसमें आप देखिए कि विंध्य प्रदेश जो है, विंध्य प्रदेश को से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, जबकि लगातार यहाँ से 4 की 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं। विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ ज्यादा सीटें आती हैं। और जातिगत समीकरण अगर साधने की बात है, तो इस बार सवर्णों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर आप कह सकते हैं कि सवर्ण समाज के चेहरा थे, कर रहे थे। हालांकि शिवराज को मौका मिला है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका मिला है। ये सब सभी जातियों में इनकी लोकप्रियता एक जैसी है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से एक मिलीजुली सरकार केंद्र में बनी है, तो केंद्र सरकार को इस बात का भी दबाव है कि अपने सहयोगियों को संतुष्ट करे। तो हो सकता है कि इस वजह से, जैसे 2014 में भी आपने बताया कि पहले 7 थी, फिर 19 में 6 और अब ये 5 रह गई हैं, तो संभवतः एक वजह ये भी रही कि इस बार जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको ज्यादा स्थान देने की एक मजबूरी जो भारतीय जनता पार्टी इसके चलते मध्य प्रदेश को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। 29 जैसे कमलनाथ को हराने वाले बंटी साहू को भी राज्यमंत्री बनाया जा सकता था, उनको मौका नहीं मिला है। और पहले जो यहाँ से मंत्री थे उसमें नरेंद्र सिंह तोमर बड़ा चेहरा थे। इस नाते तो रोड़मल नागर का भी दावा मजबूत है कि दिग्विजय सिंह को हराया और तीसरी बार के सांसद हैं। जी बिल्कुल। अब देखना ये कि इनको विभाग क्या मिलते हैं। अगर शिवराज जी को मानव संसाधन मंत्रालय ऐसा कोई बड़ा विभाग मिलता है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता जो है बड़े विभागों से अब संतुष्ट हो जाए। तो प्रभु जी, विभाग पर तो निश्चित तौर पर नज़र होगी, और इस पर हमने जब गठन हो रहा था मंत्रिमंडल का तब भी विस्तार से हमने चर्चा की थी। लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं को स्थान मिला, या दुर्गादास उइके की बात कर ले, फग्गन सिंह कुलस्ते बाहर है, यह जो कहा जा रहा है कोई सवर्ण इसमें शामिल नहीं है, तो वाकई ऐसा लग रहा है कि जो भी स्थान मिल गया गठबंधन की मजबूरी के बावजूद हुई, कि उम्मीद नहीं की जा रही तो उससे ज़्यादा मिल गया, इसको तो हम यही मानेंगे। कोई एल मुरुगन कोई मध्य प्रदेश के कोटे से गिनेंगे, राज्यसभा से तो यहीं से गए वो। देखिए मनोज जी, जहां तक कोटे की बात है तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व घटा है, जबकि 29 की 29 सीटें देने के बावजूद देश में जो सर्वाधिक वोटों से जीते सांसद हैं तो वो भी मध्य प्रदेश के शंकर लालवानी हैं, जो देश में इकलौते सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार सीए लागू करके उस वर्ग के लोगों को नागरिकता देने का काम कर रही है, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो देश के निर्माण में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, जो आए तो पाकिस्तान भाजपा के बाद पाकिस्तान वाले हिस्से से थे, लेकिन उनने भारत में जिस तरीके से उनने गांव-गांव तक पहुंचकर, नीचे तक पहुंचकर जिस तरीके से विकास में अपना योगदान दिया है, जिस तरीके से औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से नए-नए इनोवेशन किया उनने अपने उद्योग धंधों में, तो निश्चित तौर पर उस समाज का प्रतिनिधित्व दिया जा सकता था।
अब हम तीसरे नंबर पर देश में जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते वो शिवराज सिंह चौहान है। यदि हम देखें तो 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले मध्य प्रदेश में 16 सांसद हैं। केवल 3 सांसद ही ऐसे हैं जो 1 लाख से कम वोटों से जीते। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश ने बीजेपी को वो दिया है जो कोई और राज्य नहीं दे सका है। पहले की तुलना में देखें तो प्रतिनिधित्व हमारा घटा है। एल मुरुगन को हम क्यों गिने? इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान भी थे, एल मुरुगन भी हमारे यहाँ थे। अब आप हम जानते हैं क्योंकि हम पहले एमजे अकबर भी रहे हैं जी। हाँ, आप अभी स्टूडियो से बाहर निकलकर स्टाफ से पूछ लिए तो उनमें से ज्यादातर नहीं जानते होंगे कि एल मुरुगन कौन है। बिल्कुल, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से कोटे से राज्यसभा में तो है, लेकिन मध्य प्रदेश में उनका कोई योगदान नहीं है। कहीं भी किसी भी तरीके का कोई योगदान उनका नजर नहीं आता। तो इस तरीके के व्यक्ति की गिनती करना भी उचित नहीं है, क्योंकि वो अपने राज्य में रहे, वो चुनाव जहां से लड़े थे, हालांकि वो हार गए, तो वो अपने राज्य पर उनका ज्यादा फोकस है मध्य प्रदेश की तुलना में। तो वो गिनने की मुझे नहीं लगता कि उपयुक्ता होगी। कोई मध्य प्रदेश के लिए बेनिफिशियल वो नहीं है यहाँ पर रह के। बस एक सीट हमारी जरूर खाए हुए हैं, ये हम कह सकते हैं कि हमारी एक राज्यसभा का लोकल प्रतिनिधित्व होता वो गई, एक यदि हम उसको मंत्रिमंडल में गिनते हैं तो वो गया। तो निश्चित तौर पर एक जो सवर्ण वाली बात है, तो ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो जातिगत समीकरण की जो जमावट की गई है केंद्र सरकार ने, और मध्य प्रदेश में हम देखें तो जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो ये तय मान के चलिए कि बीजेपी की सरकार रहेगी तो मुख्यमंत्री का पद जो है ओबीसी वर्ग के ही बीच में जाएगा। संतुष्ट करने की जो खेल है, क्योंकि एक ओबीसी की राजनीति चल रही है देश में और मध्य प्रदेश का उस राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही हो उसका भी, और चाहे शिवराज सरकार का भी हो, उसके बाद भी और पहले भी। तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश में अब सवर्ण राजनीति का वो दौर नहीं रहा है। वो केवल जो है उनको केवल शोभा के फूल की तरह उनको सजाया जाएगा। उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की स्थितियां यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में जो शुक्ला जी ने कहा वो बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में अब इनको कौन से विभाग मिलते हैं। यदि वजनदारी के विभाग मिलते हैं तो अच्छी बात है। यदि कमजोर विभाग दिया जाए शिवराज सिंह जो ऐसे नेता को, तो निश्चित तौर पर वो उतना ज्यादा मध्य प्रदेश के लिए वो योगदान नहीं दे पाएंगे, न देश के लिए वो योगदान दे पाएंगे जो उनकी कार्य क्षमता अपनी अभी तक प्रदर्शित की है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा है जो नई नई चीजें सोच कर लाते हैं, नई स्कीम बनाते हैं। यदि उनको एक महत्वपूर्ण विभाग मिलता है तो वो मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत सारा काम करके दे सकते हैं, देश के लिए भी वो नई स्कीमों का योगदान दे सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चेहरा है जो बिल्कुल कार्य कुशल माना जाता है, परफॉर्मेंस ड्रिवन मिनिस्टर है, वो अपनी जगह ठीक है। अब बाकी की जमावटें यदि हम देखते हैं तो जातिगत संतुलन साधने की जरूर कोशिश की है, इसके पीछे संघ का एजेंडा भी है। दुर्गा दास उइके दूसरी बार सांसद बने हैं। दुर्गा दास उइके का राजनीति से ज्यादा योगदान या ज्यादा दखल उनका उस आदिवासी समाज के बीच में है। वो जो है गायत्री तपोभूमि परिवार से, जो युग निर्माण योजना परिवार से भी जुड़े रहे, संघ से भी जुड़े हुए हैं। ये बैतूल से लेने की वजह जो यहाँ पर दिखाई देती है कि वहां कन्वर्जन ज्यादा है। ट्राइबल्स को जोड़ने की जो कोशिश, आप याद कीजिए मनोज जी, बैतूल में संघ प्रमुख साल 2 साल में एक विजिट करते हैं। बैतूल वो जगह है जहाँ संघ का जो केंद्र है वहां पर हमेशा कोई ना कोई संघ का बड़ा पदाधिकारी मुकाम करता रहता है। संघ के वहां पर अस्पताल चल रहा है, स्कूल चल रहा है, बहुत सारा काम चल रहा है आदिवासी क्षेत्रों के लिए। तो निश्चित तौर पर एक वो कारण रहा। सावित्री ठाकुर को लेने के पीछे भी वजह यह है कि वो बहुत नीचे से आई है, एनजीओ में काम करके आई हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर वो चुनाव के पहले आ गई थी। मोदी जी ने जो चिट्ठियां लिखी हैं उसमें देखिए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को उनके कृषि के क्षेत्र में योगदान का जिक्र किया कि शिवराज सिंह चौहान का कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके वो चिट्ठी लिखी चलते चुनाव में। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिट्ठी लिखी, उन्हें सावित्री ठाकुर को चिट्ठी लिखकर उनके जो नीचे से जो ऊपर तक आने का जो पूरा सफर है उसको उन्हें रेखांकित किया है, और वो मंत्रिमंडल में वो भी है। तो इस तरीके से जो मालवा निमाड़ का जो क्षेत्र है, जहां पर आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी लाख कोशिश के बाद भी अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है, उसको हासिल करने के लिए सावित्री ठाकुर का उपयोग किया जा सकता है। महाकौशल अंचल में जो है दुर्गा दास उइके यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। वीरेंद्र कुमार के बारे में जरूर ये है कि वो लगातार 3 टर्म में मंत्री रहे हैं मोदी की सरकार में, लेकिन वीरेंद्र कुमार उस तरीके का, चूंकि वो अपनी ईमानदार छवि के नेता है, बेदाग है, जनता से सीधे जुड़ाव रखते हैं। लेकिन यदि इस तरीके की कोई गतिविधियों की बात करें या दुर्गा दास उइके जैसी या सावित्री ठाकुर जैसी, तो वैसी कोई उपलब्धि उनके खाते में नहीं है।
तो जाति का संतुलन वहां पर ज्यादा दिखता है। वहां पर निश्चित तौर पर जो हम आकलन कर रहे थे कि हो सकता है जिसमें फग्गन सिंह कुलस्ते को ड्रॉप करने के बाद हम पहले कर चुके हैं, ड्रॉप हुई है वो, बिल्कुल उसी तरीके से वीरेंद्र खटीक की जगह पर यदि किसी नए नेतृत्व को उभारने की कोशिश की जाती केंद्र में मंत्री बनाकर, तो शायद ज्यादा उपयोगी बीजेपी के लिए दिखाई देता है। लेकिन चूंकि वो हैं, उनकी ईमानदार छवि है, वो काम वो जो उनको दिया जाता है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो वो उनका यहाँ पर इस्तेमाल पार्टी कर सकती है। मनोज, वो वैसे ही कह सकते हैं जैसे हम यूपीए सरकार में कई सारे ऐसे एके एंटोनी जैसे मंत्री थे कि काम भले नहीं किए लेकिन छवि ईमानदारी की थी। तो शुक्ला जी एक और बात है कि मंत्रिमंडल में आप भले 20 लोग बना दीजिए 10, लेकिन अगर उनको पोर्टफोलियो ऐसा हो या अच्छे पोर्टफोलियो दे दो, लेकिन वो प्रदेश के हित में अगर कुछ ना करें तो संख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलता है ना। क्योंकि अगर हम माधवराव सिंधिया को याद करें तो उन्होंने, हमने देखा शताब्दी ट्रेन दी है या कई सारे ऐसे काम किए। कमलनाथ की बात करें जब केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो, लेकिन अब मौजूदा दौर में जो सांसदों के हमने नाम गिने, लेकिन मध्य प्रदेश में के योगदान उनका उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था नहीं। और अगर अब जो मंत्री बनाए गए उनको विभाग अच्छे दे दें और विभाग के बाद अगर वो मध्य प्रदेश के लिए कुछ अच्छा कर दें, उन 5 में से अगर 2-3 भी, तो ये शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रदेश के हित में। देखिए, ये जो भी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, ये किसी एक प्रदेश के लिए काम करेंगे ऐसा नहीं है। ये जो भी काम करेंगे पूरे देश के लिए काम करेंगे। हम लोगों ने देखा, इसके पहले देखा मानव संसाधन मंत्री बने थे, कुंवर अर्जुन सिंह जी बने थे। नहीं, क्योंकि अतीत में हमने जितने रेल मंत्री देखे हैं कि वो देखिए उन्होंने अपने जो प्रदेशों में जाल बिछा देते हैं। बिल्कुल, इंदौर आप देखिए रेल के मानचित्र में था नहीं, लेकिन सुमित्रा महाजन जब लोकसभा अध्यक्ष बनती हैं तो कई सारी सौगात मिल जाती, तो कम से कम कुछ तो अपने क्षेत्र को ही देंगे। क्योंकि अगर मनोज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर की जो हवाई अड्डे की समस्या है, बिल्कुल वो खत्म कर दी, वो खत्म कर दी। एक नया एयरपोर्ट वहां पर बना दिया जो कि पहले एयरफोर्स के कब्जे में था, जहाँ पे प्लेन यदि सवार पैसेंजर प्लेन को उतारना हो तो कलेक्टर की परमिशन लगती थी। हर चीजें वहां पर कंट्रोल में जो है आर्मी के कंट्रोल में थी, डीजीसीए तक की परमिशन लगती थी क्योंकि वहाँ अभ्यास चलता रहता था। जी सर, मध्य प्रदेश के अगर आप इतिहास में जाएंगे तो यहाँ से बहुत सारे जो थे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं। विद्याचंद्र उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक होता था, मोतीलाल वोरा भी रहे हैं, उस समय भी छत्तीसगढ़ से थे। तो मध्य प्रदेश से बहुत सारे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपसे, जो एक भावी उपयोगिता जो जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं कि जातियों को साधा जा रहा है, क्यों साधा जा रहा है जातियों को? यदि आपकी प्राथमिकता कार्य है तो आपको योग्यता के आधार पर मंत्रियों को जो है, सांसदों को जो है मौका देना चाहिए। 5 बार के बहुत योग्य सांसद हैं, ऐसे कई सांसद आपको मिल जाएंगे जिनके पास में अच्छा खासा अनुभव है, अच्छी शिक्षा दीक्षा सब कुछ है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है कि जातियों को साधने के लिए आप किसी को मंत्री बना दे। या चूंकि आप एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, आप अठवाले जी को आप मंत्री बना देते हैं, उनका एक भी सांसद नहीं है। ये सब क्या है? ये इससे हम जो है अच्छे कार्य से वोट देंगे, क्योंकि रवनीत बिट्टू को बना देते हैं क्योंकि वो तो चुनाव हार गए, लेकिन पंजाब देखना उनको, हम देख रहे हैं केरल में इसी प्रकार से प्रयोग किए हैं। इससे पहले आप ममता जी को देखिए ना, ममता जी को बिना विभाग का मंत्री बना दिया गया था। तो मतलब ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। अगर आप सबका साथ सबका विकास और देश को आप आगे ले जाने की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो है योग्यता के काबिलियत के आधार पर आप किसी को मंत्रिमंडल में आपको शामिल करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि या तो वो चुनावी उपयोगिता को ध्यान में रखते हो, कहीं आदिवासी समाज को, कहीं दलित समाज को। तो अगर आप चुनावी उपयोगिता देख रहे हैं जातियों की, तो फिर मुझे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ब्राह्मणों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? मध्य प्रदेश से कितने ब्राह्मण जीत कर आए हैं? जनार्दन मिश्रा रीवा से जीत कर आए हैं, उनको आप मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? और भी बहुत सारे आपको मिला है, आपके भोपाल से भी जो जीते हैं वो भी ब्राह्मण चेहरा है, उनको क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? अगर जातियों को साधने के उद्देश्य से ही आप मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल कर रहे हैं। वो तो बीडी शर्मा भी उस कतार में थे, प्रदेश अध्यक्ष भी, उनको भी मौका नहीं मिला। उम्मीद की जा रही थी कि शायद केंद्र में इतना बड़ा इनाम दिया उन्होंने, तो मध्य प्रदेश को में बीजेपी को 163 सीटें दी, कांग्रेस की सरकार गिरा के सरकार बनी, तब वो अध्यक्ष थे। सरकार बनी विधानसभा में और लोकसभा में 29 की 29 सीटें उनके नेतृत्व में गई है। उम्मीद की जा रही थी उनको कोई स्थान मिलेगा, वो भी नहीं मिला। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जातियों को साधने की बात है भाई, तो आप क्षत्रियों को भी साधिए, आप ब्राह्मणों को भी साधिए। आप केवल आदिवासी और दलितों को ही साथ कर अगर आप देश की राजनीति चलाना चाहते हैं तो फिर सबका साथ और सबका विकास जैसी बातें जो है बड़ी थोथी और खोखली नजर आती है। बिल्कुल। तो प्रभु जी, लेकिन जाति नहीं है, इसीलिए तो जाति, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं, तो शायद ये मजबूरी भी थी, क्योंकि कई सारे ऐसे जो पहली सरकार में मंत्री रहे हटा दिया था, लेकिन अब तीसरी बार में फिर उनको लिया है। प्रभु जी, सवर्ण मतदाता था, वो छिटका है इस बात। बिल्कुल, इसीलिए छत्री भी छिटके, ब्राह्मण भी और दलित भी गया है।
जी प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल मनोज जी, राजनेता जब चुनावी राजनीति करते हैं तो निश्चित तौर पर जब चुनावी लिहाज से सोचते हैं तो जातियों के गणित को पहले सोचते हैं। हालांकि जातिगत जनगणना की बात कुछ दल कर रहे हैं, कुछ ठुकरा रहे हैं उस बात को, लेकिन टिकट वितरण से लेकर वोटों की जमावट तक सारे काम जाति के गणित के हिसाब से ही किए जाते हैं, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। इस देश का ये, आप इसको चाहे जैसे भी ले लें, इस देश का प्रधानमंत्री यदि अपनी जाति बता रहा हो कि मैं किस जाति से हूं, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां निर्मित हो रही हैं देश में, किस दिशा में हम जा रहे हैं। राष्ट्रपति की जाति यदि हम आंक रहे हैं कि कौन सी जाति का राष्ट्रपति है इस देश में, हम मुख्यमंत्रियों को उसी पैमाने पर तोल रहे हैं। हम देखिए संतुलन साधने, अभी जो विधानसभा की चुनाव होता है, आप देखिए ना कैसे संतुलन साधा उन्होंने। छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो है आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, तो एक ब्राह्मण और एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश में एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया, तो एक ब्राह्मण और एक एससी को मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान में उन्होंने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया। देखिए हर राज्य में वो कहीं ना कहीं जातियों को साधने का ही जतन है। आप उनसे कहिए कि आप ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, तो वो कहेंगे कि हमने तो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया है, आपके यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके का वो प्रयोग करते रहते हैं जिससे वोट बैंक प्रभावित हो। लेकिन ये बड़ी बात है मनोज जी, जिसको हम कह रहे हैं, जो बात को हम कर रहे हैं, जिसके दम वजह से बीजेपी को इस बार मध्य प्रदेश से 2 ट्राइबल मिनिस्टर लेने पड़ रहे हैं, वो वजह यही है कि आप जातियों का खेल तो हर बार खेलते हैं, लेकिन वो आदिवासियों के लिए आप बहुत सारा काम करने के बावजूद उनको अपनी तरफ नहीं ले आ पाए। मध्य प्रदेश का राज्यपाल आप आदिवासी कोटे में गिनते हैं, और राज्यपाल ने बहुत सारा काम भी आदिवासी क्षेत्रों में किया है। कांग्रेस के लोग सेल को लेकर जो काम हो रहा है, बिल्कुल अधिकारी तो ये तक कहते हैं कि राज्यपाल जो है चुनावी लिहाज से बहुत सारा काम किया, उन्हें जो बीजेपी को फायदा पहुंचा पाया आदिवासी क्षेत्रों, लेकिन वो फायदा नहीं मिलता है आपको। तो निश्चित तौर पर आप ये जाति की राजनीति जब होगी तो इसी तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। एक ओबीसी का ओरा बना दिया गया है कि मध्य प्रदेश में 60% करीब ओबीसी के लोग हैं, तो ओबीसी ही चलेगा, ओबीसी के बिना काम नहीं चलेगा। अब ओबीसी का जब आप नाम लेंगे तो ओबीसी में भी बहुत सारी जातियां हैं, फिर आपको अगले जब बार जाएंगे तो उसमें से भी बंटवारा करने की नौबत आएगी। तो निश्चित तौर पर कार्य कुशलता को यदि आप मंत्री बना रहे हैं, आप एक टीम वर्क के साथ काम करने जा रहे हैं, तो वहां पर परफॉर्मेंस देने वालों को आपको देखना होगा, कार्य कुशलता देखनी होगी, उसकी जाति नहीं देखनी होगी। वहां संतुलन साधने की जरूरत नहीं है, आप टिकट में साध लीजिए चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जब आपको 5 साल तक सरकार चलानी है तो फिर आपको वहां पर ये देखना होगा कि कौन बेहतर काम कर सकता है। फग्गन सिंह कुलस्ते आप लगातार आप मंत्री रहे मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री रहे फग्गन सिंह कुलस्ते। लेकिन कुलस्ते जी की उपलब्धि क्या है? उनकी उपलब्धि ये है कि वो मंत्री रहने के बाद वो जो है एक बार लोकसभा का चुनाव हार गए थे, विधायक का चुनाव लड़ाया वो हार गए, बड़ी मुश्किल से 2 बार चुनाव जीत पाए हैं। वो जब संघ और दुनिया भर की उनके लिए मेहनत करनी पड़ी है, तो न तो वो कोई परफॉर्मेंस दे पाए, कोई स्थितियां ऐसी निर्मित नहीं कर पाए क्षेत्र में कि वो उनका कोई ऐसा काम खड़ा कर दिया हो जो दिखे लोगों को। ज्योतिरादित्य सिंधिया या माधव सिंधिया की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके पास है बताने के लिए अपने क्षेत्र में। तो इस तरीके की स्थितियां न निर्मित हो, परफॉर्मेंस देने वाले लोगों को बनाया जाए, योग्यता। इसीलिए मैंने कहा था प्रभु जी कि आप अगर हेड्स बहुत सारे बढ़ा दें कि 20 मंत्री बना दिए, लेकिन वो अपनी समाज के लिए ना करें, क्षेत्र के लिए ना करें, प्रदेश के लिए ना करें, तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। बहरहाल लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो निश्चित तौर पर एमपी में हिट और केंद्र में फिट है, लेकिन क्या इतने भर से मध्य प्रदेश के हितों के साथ न्याय हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतनी तो उम्मीद की जाना चाहिए कि जो भी मंत्रिमंडल में जिन लोगों को स्थान मिला है वो देश के साथ साथ प्रदेश के हित का भी पूरा ध्यान रखेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।